अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं सनाउल्लाह खान। नाजरीन, कोरोना ने बहुत सारी चीज़ों को मुतासर किया, जिसमें अगर देखा जाए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, दुनिया की इकानमी मुतासर हुई, लेकिन एक सेक्टर बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ, पाकिस्तान में भी हुआ, बाकी दुनिया में हुआ। वो एजुकेशन का सेक्टर था और पाकिस्तानी तालिब इल्म ना सिर्फ मुल्क के अंदर, जब बैरून मुल्क पढ़ रहे थे उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात आई। जो स्कॉलरशिप पे थे या सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ रहे थे, इंजीनियर्स, डॉक्टर, PhD, स्कॉलर्स और मुख्तलिफ लोग हज़ारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में पाकिस्तानी तालिब इल्म जो बैरून मुल्क यूरोप में, अमेरिका में, सेंट्रल एशिया में और चाइना में और दीगर मुल्कों में जो पढ़ते थे, उनके लिए मसाइल आए। और गुज़श्ता साल मार्च से ये मसले शुरू हुए और वो आज भी कई हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी हैं जो मुल्क के अंदर फंसे हुए हैं। उनकी फ़ीसें जमा हो रही हैं और उनका जो टाइम है वो ज़ाया हो रहा है, उनकी डिग्रियां मुकम्मल नहीं हो रही, मुश्किलात बेतहाशा हैं। यूरोप, कनाडा और अमेरिका की तरफ तो मामलात बेहतर हुए और पाकिस्तानी तालिब इल्म वापस चले गए, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला आया वो चाइना में पढ़ने वाले पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए आया, ख़ासकर जो स्कॉलरशिप पर गए थे या जो सेल्फ फाइनेंस पे थे। और आज भी चीन की पॉलिसी क्लियर नहीं हो सकी और उनके लिए रास्ते नहीं खुल सके और वो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से कई मरतबा मुतालबात भी किए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, सदर पाकिस्तान से, मुख्तलिफ वज़रा से मीटिंग्स भी की और इन्होंने एक तंजीमें भी बनाई, लेकिन गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान वो बुरी तरह नाकाम रहे। और चीन की तरफ से अभी तक जो वीज़े की जो सूरत हाल है उस पर पाबंदी है और किसी को चीन में आने की इजाज़त नहीं है। और इन तालिब इल्मों के लिए मुश्किलात कम होने की बजाय बढ़ रही हैं, ना ही इनका एजुकेशन कैरियर शुरू हो रहा है और मिड में हैं बाज़ लोगों का स्टार्ट हुआ था। इसी पर हमने आज बात करनी है और हमारे साथ हमने तालिब इल्मों को बुलाया जो चीन में पढ़ रहे थे। एक डेवलपमेंट इसमें ज़रूर हुई है, 2 रोज़ कबल पाकिस्तान की हुकूमत ने, चीन में पाकिस्तान की एम्बेसी है, उन्होंने इस किस्म के तालिब इल्मों के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया और ये इन्हीं की कोशिशें थीं। और उसके बाद अब 1.5 साल बाद जाकर हुकूमत पाकिस्तान चीन की हुकूमत से बात करेगी, वो भी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद। इस इशू पर हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे इस मसले का कोई हल निकले। हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल चैम्पियन हैं सॉफ्टवेयर के आदम अली, जिनको स्कॉलरशिप मिला चीन के लिए, लेकिन ये जा नहीं सके और आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि चीन की तरफ से वीज़े खुलेंगे तो ये यूनिवर्सिटी में जाकर ज्वाइन करेंगे। अजीज़ शुएब साहब हैं हमारे साथ मौजूद है, उज़ैर शुएब साहब, ये भी वहाँ पर MS कर रहे हैं और ये भी वीज़ा ना होने की वजह से पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। इसके साथ हमारे साथ यावर बुखारी साहब होंगे, सूबाई वज़ीर हैं पंजाब के सोशल वेलफेयर के। उन्होंने इन स्टूडेंट्स की काफ़ी मदद की है और इनकी आवाज़ बने हैं और लोगों तक आवाज़ पहुँचाई है। सबसे पहले हम आदम अली से बात करेंगे। आप हमारे लिए फ़ख्र भी हैं, नेशनल चैम्पियन हैं सॉफ्टवेयर के आपको स्कॉलरशिप मिला, क्या क्या मुश्किलात हैं और आप इस वजह से क्या आपको कोई रिस्पांस आया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से? और कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, जो PhD भी कर रहे हैं, वहाँ पर इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उनकी मुश्किलात किस तरह ख़त्म होंगी? सर, ये मामला शुरू हुआ है 2019 से। कोविड तो था ही, लेकिन कोविड से पहले चूंकि जो समर वेकेशंस थी उस पर स्टूडेंट्स वापस अपने घर आ गए थे। कोविड आया और वो कुछ स्टूडेंट्स और वापस आ गए। अब कोविड के बाद हम जा नहीं सके। कुछ हमारे सीनियर्स ने कोशिश की कि जुल्फी बुखारी साहब को कांटेक्ट किया और बाकी कुछ वज़रा को कि हमें वापस ले जाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन जुल्फी बुखारी साहब ने इतना किया कि उन्होंने एक्शन लिया और हमें कहा कि आपको हम 1 हफ़्ते के अंदर अंदर वापस लेके जाएंगे। हम सब उम्मीद से थे तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा आप ऑनलाइन क्लासेस आप अपनी जारी रखें, हम आपको वीक के अंदर चाइना वापस भिजवा देंगे। ये 2020 में हुआ। 2020 से हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। जो लैब वर्क था वो वहीं रुक गया। हमें सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जा रही थी कि सिर्फ आप थ्योरी पढ़ेंगे। और अब ये 2021 आ गया है कि वो वीक अभी तक नहीं आया। वो फर्दर नोटिस कहीं स्टक है जो हमें मिल नहीं रहा। चीन की हुकूमत से कोई राब्ता हुआ है आपने, चाइनीज़ गवर्नमेंट से या हुकूमत पाकिस्तान का कोई आपके है कोई के राब्ता शाब्ता हुआ? चीन की हुकूमत से हम राब्ता इस तरह नहीं कर सकते कि वो रिस्पांस नहीं देते। हमें तो अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी रिस्पांस नहीं मिलता। अपनी गवर्नमेंट को हम रोज़ जो है ना, यावर बुखारी साहब का जैसे आपने नाम लिया, मैं डेली इनके साथ होता हूँ। ये आगे अप्रोच करते हैं फॉरेन मिनिस्टर्स को। फॉरेन मिनिस्ट्री की जो टीम है उनके साथ भी मेरा राब्ता है। जो पाक एम्बेसी चाइना है उनके साथ भी मेरा राब्ता है। लेकिन सिर्फ राब्ता ही कुछ नहीं कर सकता। हम उनसे एफर्ट मांग रहे हैं कि हमारे लिए एफर्ट की जाए। अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि यूनिवर्सिटीज़ ने हमें कह दिया है कि आप 14 सितंबर से पहले चाइना आएँ, वरना हम उन स्टूडेंट्स के साथ जाएंगे जो फिजिकली वहाँ मौजूद हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ चाइना में मौजूद हैं और वो अपनी क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं। ठीक है जी।
उज़ैर, आपका क्या इशू है? क्यों आप भी इसी उसमें शामिल हैं, तो आपकी भी आवाज़ कहीं नहीं सुनी गई? जिस तरह इन्होंने बताया, आप भी तमाम इसी ग्रुप का शामिल हैं, स्टूडेंट्स तो बहुत से इन्हीं ग्रुप में बिल्कुल शामिल हूँ। मैं असल में कर रहा हूँ चाइना से जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में मास्टर्स कर रहा हूँ। मेरा जो कोर्स वर्क है वो तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमारी डिग्री की एक रिक्वायरमेंट है कि हमने जो है रिसर्च करनी होती है, उसके साथ हमें डिग्री मिलती है। और रिसर्च जो है लैब वर्क और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू होती है, जो हम फिज़िकली उधर प्रेजेंट होंगे तब हो सकती है, अदरवाइज़ ना हमारी रिसर्च कंप्लीट होगी ना हमारी डिग्री हो सकेगी। तो ये हमारा टाइम पीरियड फिर बढ़ता जाएगा। मैं तो हूँ, लेकिन मेरे साथ काफ़ी स्टूडेंट मास्टर्स के भी हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, वो भी इसी वजह से फंसे हुए हैं। 1.5 साल हो गए इसी सूरत हाल को। तो अब हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं है? मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से ये रिस्पांस है कि अब आप जो कर सकते हैं आप अपने लेवल पे खुद ही करें, रिसर्च भी खुद ही करें, जो विदाउट सुपरवाइज़र की हेल्प और लैब वर्क के बगैर मुकम्मल नामुमकिन है। ठीक है उज़ैर। तो यावर बुखारी साहब, आपने स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि आपने काफ़ी कोशिशें की हैं, लेकिन बातों से मुझे ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक बाकायदा तौर पर चाइनीज़ हुकूमत के साथ ये मामला टेकअप ही नहीं किया है। जी सर। यावर साहब हमारे साथ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजिल फरजहुम। सबसे पहले तो शुक्रिया, कम से कम एक गवर्नमेंट की साइड से कोई बंदा जवाब दे सके। मुझे मुकम्मल तौर पे वो कहते हैं ना कि एक इशू हमारी अगली नस्ल का है और यही फ्यूचर है पाकिस्तान की लीडरशिप का, कि जो हमारे बच्चे अभी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं और जिस किस्म की डिग्रीज कर रहे हैं, उनके लिए लैब्स अगर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो ये बेचारे यहाँ पे बैठ के ऑनलाइन थ्योरी की क्लासेस तो ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल्स नहीं कर सकते। तो इसके लिए हाईएस्ट फोरम तक मैंने इनकी आवाज पहुंचाई है। उसके अंदर जो ये पिछले 2 दिन में जो डेवलपमेंट हुई है, और मैं आदम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने एक्नॉलेज किया कि हम इस हद तक पहुंच चुके हैं कि फॉरेन मिनिस्टर साहब इसके चाइना में हैं, जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है वो इनके साथ राब्ते में हुए और उन्होंने कहा कि हम इस इशू को उठा रहे हैं। हम लोगों ने एक और पैरेलल फोरम है, उसको भी हमने अप्रोच किया हुआ है कि चाइनीज को इस बात के ऊपर पावर कराया जाए कि एसेंशियल है कि हमारे बच्चे वहां पे जाएं और लैब्स अटेंड कर सके। अगर लैब्स में नहीं जाएंगे, वो प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो इनकी डिग्री मुकम्मल होती नहीं है। फिर इससे ज्यादा जो अगली बात प्रॉब्लमेटिक है कि इनकी उम्रें 25 साल से जिसके ऊपर होगी, ये कहीं और पीएचडी में ये दाखिला नहीं ले सकते। वो एक अलग हमें प्रॉब्लम आना है फिर कल। और ये टोटल तादाद जो नए एंट्रेंट्स हैं, जो पुराने हैं, सबको मिला के इस टाइम पे करीब करीब मुझे जो बताया गया उस दिन के तकरीबन 7-7.5 हजार है। जी जी। और क्योंकि चाइना हमारे साथ जो हमारे इनके साथ सफारती मईशत के हवाले से, दिफाई हवाले से ताल्लुकात वो हैं कि जो हमारे किसी और के साथ नहीं है। हम बिल्कुल मिलजुल के काम कर रहे हैं। यहाँ पे जिन लोगों ने शुरू में इशू उठाया फॉरेन ऑफिस से, उनको इनके एग्जैक्ट इश्यूज का इल्म ही नहीं था। ठीक है। और वो इल्म ना होने की वजह से एक सरसरी ईमेल चला जाए, उसका एक सरसरी सा जवाब आ जाता है। तो अभी हम लोगों ने जब से मैं इनके साथ इन्वॉल्व हुआ हूं और जितना मैं इशू को साथ, जैसे पहले दिन मुझे बताया गया और जैसे मुझे 1 हफ्ते पहले बताया गया, उसमें और इसमें मेरे अपने इल्म में बड़ा फर्क आया। ठीक है। और जब तक हम ग्रास रूट प्रॉब्लम को टैकल नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे नाजरीन को भी बुखारी साहब बता दें कि असल में इशू है क्या। चाइनीज़ गवर्नमेंट इनको, क्योंकि कोरोना का तो इशू है, लेकिन जब आप एक रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, वैक्सीनेशन है, टेस्ट है, तमाम चीज़ें पूरी हो रही हैं, तो उसके बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट को इतराज़ क्या है? चाइनीज़ गवर्नमेंट से बेसिकली आपकी हुकूमत ने, जो फेडरल गवर्नमेंट है और फॉरेन ऑफिस ने गुज़श्ता 1.25 साल 1.5 साल, ये आदम भी मुझे बता रहे हैं कि रब्ता किया ही नहीं आज तक। के इशू है क्या? देखिए, वो तो जब से मैं बीच में डला तो उसके बाद से हम लोगों ने एक फॉलो अप का प्रोसेस रखा है कि जहाँ पे मैं उनको फोन करके पूछता हूँ अभी क्या हुआ, ताकि उनको भी एहसास हो कि कोई पीछे पड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम है।
तो जब तक आप उनके ऊपर बावर नहीं कराते, आपको पाकिस्तान के इदारों का पता है, वो मैं हैसियत एक पीटीआई का वजीर होने मैं ये नहीं रहूंगा कि 35 साल से इदारे तबाह हो गए। लेकिन अगर हमारे लोग सीरियसली ये लेके समझते कि आदम हो गया, उजैर हो गया, कि ये मेरे अपने बेटे हैं और मेरे बेटे को जब प्रॉब्लम आता है हमने वो इशू कैसे रिजॉल्व करना है, हम कोई दरवाजा खटखटाते वक्त रहेंगे नहीं, हमने हर दरवाजा खटखटाना है। तो मैंने वही प्रोसेस किया कि मैंने हर दरवाजा खटखटाया और उसके गवाह आदम हैं, वो मेरे साथ बैठते भी हैं, मैं इनके सामने मैसेजेस भी करता हूँ, मैं फोने भी करता हूँ, इनका राब्ता भी करवाता हूँ। लेकिन मेन चीज है कि शायद हमारे समझाने में चीज पूरी नहीं थी, उनकी समझ में चीज पूरी नहीं थी, लेकिन मैं उसका इल्जाम मैं अपने ऊपर लूंगा कि शायद हम समझा नहीं सके। अभी जब हम उनको समझा पाए हैं तो उनको इस चीज का जो एक वो कहते हैं ना कि एक नाजुक मरहला है, उसका एहसास होना शुरू हुआ है कि इन लोगों ने क्या गलती कर बैठे हमारे फॉरेन ऑफिस। अभी जाके हमें 2 दिन पहले जो एक इशू दोबारा उन लोगों ने हमसे राब्ता किया, उन लोगों ने फिर जाके चाइनीज एम्बेसडर को बताया कि ये इशू है और इसके अंदर ज्यादा जो हमारे स्टूडेंट्स की जो एक एजिटेशन है, जो इनका गुस्सा है, वो इसलिए भी है कि इनके ग्रुपों के अंदर इंडिया से कई दफा लोग बीच में घुस गए और उन्हें झूठ मूठ का बना के कि जी देखो हमारा वीजा हो गया और मैम चाइना बैठे हुए हैं, या वीजा हो गया हम जाने वाले हैं। उसके अंदर फिर इंडियन जो है वो इसको पाकिस्तान और चाइना के अंदर एक रिफ्ट क्रिएट करने में, तनाजा क्रिएट करने में उन लोगों ने आग लगाने की कोशिश की। फिर हमारे एक हमारी बदकिस्मत ये कि हमारी सियासत ऐसी है कि हम लोग ये नहीं देखते कि चाइना के साथ हमारी दोस्ती कैसी है। हमारे नून के एक हमारे एमपी है, फॉर्मर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर है राना मशहूद साहब, उन्होंने इसको इन बच्चों को ये बोला कि आप लोग बाहर निकलो और प्रोटेस्ट करो। ये शुक्र है कि हमारे बच्चे अक्लमंद हैं, इनको पता है कि प्रोटेस्ट करने से इशू हल नहीं होता है, उससे एक गलत किस्म का लोगों के अंदर तासुर जाता है। और ये बच्चे खुदा का शुक्र है इतने अक्लमंद हैं कि इन लोगों ने अपना फोकस अपने मकसद से नहीं हटाया और ये लोग लगे हुए हैं। और इन लोगों की मेहनत है, इन लोगों की बार बार दरवाजा खटखटाने से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी हमें उम्मीद जो हमें लगी है नहीं कि इंशाल्लाह ताला ये इनका इशू जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा और हम इसको फॉलो अप कर रहे हैं। ये फॉलो अप प्रोसेस जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके अंदर खुदा के फजलो करम से फॉरेन ऑफिस में हाईएस्ट लेवल पे हमारी बातें हो रही हैं और फॉलो अप मैं खुद जाती तौर पे कर रहा हूँ। और उसका मैं वो कहते हैं ना कि आजकल होता है कि जो दिखता है वही लोग मानते हैं ना, तो आदम को मैं साथ साथ अपने मैसेजेस बता रहा होता हूँ, जवाब दिखा रहा होता हूँ, ताकि अगर आदम जो मेरा बेटा है ये यकीन नहीं करेगा तो ये किसी और को कैसे बताएगा। ठीक है, यकीन दिलाना जरूरी है, ठीक है, अपने बच्चों को एतमाद दिलाना जरूरी है कि इंशाल्लाह ताला अभी काम चल पड़े। बुखारी साहब ठीक है, शुक्रिया। आदम, ये जो मुझे इशू नज़र आ रहा है ये कम्युनिकेशन गैप है। एक तो इशू था कि जब कोरोना पीक पे था और चाइनीज़ गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी जी, लेकिन अभी तो पॉलिसी थोड़ा सा शिफ्ट आया है, थोड़ा सा नरम किया है, मुख्तलिफ ममालिक में वीज़े दे रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया कि यूरोप, कनाडा, अमेरिका में पाकिस्तानी स्टूडेंट जा चुके हैं जो वहाँ पढ़ रहे थे और वहाँ पर इतनी कंडीशनलिटी भी नहीं है। लेकिन चाइना का इशू ज़रा डिफरेंट है, वो उस तरीके से देख रहा है। तो आप क्या समझते हैं, ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से हो रहा है या आपकी बात जो है फॉरेन ऑफिस अभी तक आगे पहुँचा नहीं सका, जो मुझे समझ आई? नहीं, हसन साहब, हमसे तो किसी ने रब्ता ही नहीं किया कि आपका प्रॉब्लम क्या है। ये मैं था कि मैं बार बार यावर साहब के पास जाता रहा, मैंने यावर साहब को समझाया कि ये मेरा मसला है। नहीं, आपने डायरेक्ट, मैंने देखे आपने हमने सब जगह अप्रोच किया, किसी जगह पे जहाँ आपने अपीलें की हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में की है, प्रेसिडेंसी में की है, जो फॉरेन ऑफिस में की है, कहीं से आपको कोई जवाब आया है, कोई रिटर्न आया किसी किस्म का? पाकिस्तानी एम्बेसी जो बीजिंग में, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस आया पिछले 1.25 साल में? नहीं, पिछले 1.25 साल में लीड जो ग्रुप कर रहा था वो हमारे सीनियर्स थे। जब उन्हें नजर आया कि हमें कोई रिस्पांस नहीं हो रहा तो उन्होंने अपनी डिग्रीज कहीं और शिफ्ट करा ली। अब हम कहाँ जाते? तो मैंने यावर साहब से रब्ता किया इस बारे में कि यावर साहब मैं इस वक्त मुसीबत में हूँ और आपकी हेल्प चाहिए। इनको मैंने कन्विंस किया कि आप जब लॉजिक देंगे तो अगला बंदा आपको समझेगा। आप वैसे ही एक ईमेल लिख दें कि हमें चाइना जाना है और वो आपको कहें कोविड है और आप अपने हाथ वापस खींच लें, ठीक है जी हमारा आयरन ब्रदर हमें कह रहा है कि कोविड है, हम आपको छोड़ नहीं सकते। हम उनको लॉजिक दे रहे हैं। आपने कोरियन स्टूडेंट्स को अलाउ किया है, क्यों किया? वो कहते हैं हमने इस SOPs के साथ अलाउ किया। हमें भी वो आप SOPs दें ना
हमने उनके टीके लगाए, उन्हीं की वैक्सीनेशन हमने की है, हम क्वारंटीन के लिए रेडी हैं। मेरी अभी ये जो आप कह रहे हैं कि आप राब्ते में हैं, तो ये अभी राब्ते शुरू हुए हैं, ये साल 1.5 साल से कोई राब्ता नहीं हो रहा था। इन्होंने 2 साल हमारे ज़ाया की हैं और ये जिम्मेदार ये गवर्नमेंट है। अगर फॉरेन मिनिस्टर या ये पूरी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है ये उस तरह टेकअप करती जिस तरह अभी कर रही है, क्योंकि अभी हमें यावर साहब का पूरी तरह सपोर्ट है, इनके थ्रू जो है हम डिफरेंट जो है ना लोगों से रब्ते कर रहे हैं। पहले ये सपोर्ट नहीं था, अगर ये होता तो हमारे 2 साल ज़ाया ना होते। ये एंड मौके पर अभी जाके कि हमें 14 सितंबर से पहले वहाँ ज्वाइन करना है, आप बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती, चले अगर कोविड था भी तो आप एक डॉक्टर उज़ैर ये 14 सितंबर के बाद आपकी क्या हैसियत होगी? आपकी ये डिग्री प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, आपको डिग्री मिलेगी, या बाकी जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं जो इस वक्त स्टकअप हुए हैं पाकिस्तान में, चाइना में जो पढ़ रहे हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा जब अगर ये 14 सितंबर तक भी चीन अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करता और आप लोगों को जितने भी स्टूडेंट हैं उनको वीज़े नहीं देता, अलाउड नहीं करता, तो फिर किस तरह आप आगे आपका एजुकेशन कैरियर पे क्या असर पड़ेगा इसका? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो अभी हमारा जो मेरा है अभी 1 साल रहता है, नेक्स्ट ईयर मैंने ग्रेजुएट होना है। अगर तो इनका यही पॉलिसी रही कि अगर ये नहीं बुलाते तो फिर हमें मतलब एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी, वही डिग्री की जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी मतलब नेक्स्ट जॉब लेने में इशू होगा, फिर आगे पीएचडी करने में इशू होगा, तो वो फिर ड्यूरेशन एक बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से तो नहीं तो आप तो अभी ये भी गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी चाइना खुलेगा। वही यही बात, बिल्कुल यही बात है, क्योंकि चीन की तरफ से रिस्पांस, एम्बेसी की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं होता, किसी किस्म का कोई जवाब भी नहीं दिया जाता कि ये स्टूडेंट फंसे हुए हैं, इनके बारे में पॉलिसी क्या है, कोई पॉलिसी नहीं है। पाक चाइना जो एम्बेसी है उन्होंने कल मुझसे रब्ता किया, चूंकि मैं उनके साथ रब्ते में था 1 महीने से, मैं उन्हें कह रहा था मुझे टाइम दे, कम से कम मसला तो सुने कि बात है क्या, आप वैसे ईमेल करते रहेंगे फ़ायदा नहीं है। उन्होंने मेरे साथ कॉन्फ्रेंस की, 1 घंटा मेरी बात सुनी, जब उनको बात समझ आई तो उन्होंने एम्बेसी को कहा कि आप चाइना स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करें। लेकिन यहाँ ही गलती एक और कर गए, उन्होंने एम्बेसी की साइट पर MS एक्सेल शीट दे दी। अब 7000 बच्चा वो एक्सेल शीट डाउनलोड करेगा, वो फिल करेगा और एम्बेसी को भेजेगा। ये कोई कॉमन सेंस की बात है? अगर आपने 10 लोगों से एक पेपर में साइन लेने हैं तो आप उन्हें 10 पेपर पकड़ाएंगे, आप एक पेपर उन्हें दें, वो 10 लोग आपको एक पेपर पे साइन करके दे दें। इन्होंने 7000, अब जब ईमेल आपको जाएंगी, आपको एक ईमेल भी आपको रिसीव नहीं होगी। तो ये मैंने उनको दोबारा एड्रेस किया कि ये एक्सेल शीट किसी काम की नहीं है, आप इसको गूगल फॉर्म में या कोई और लिंक दें जहां सब बच्चे एक जगह रजिस्टर हो जाएं। तो मैं उनका मशकूर हूं कि उन्होंने मेरी बात सुनी है। अब मैं दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये मामला ठीक तरह चलाना है तो कम से कम आप स्टूडेंट से राब्ते में रहें, तो हम आपको फीडबैक देते रहें। तमाम यूनिवर्सिटियों की तरफ से 14 सितंबर की डेडलाइन है। ये सितंबर में नया इनटेक होता है, साल में इनटेक होता है 1 सितंबर का, तो ये उसमें जो स्टूडेंट्स चाइना में हैं वो ऑफलाइन क्लासेस लेंगे, लैब जाएंगे, जो चाइना से बाहर हैं वो नहीं ले सकेंगे। ठीक है आदम भाई, बहुत शुक्रिया। उज़ैर साहब आपका भी, यावर बुखारी साहब का। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन हमारा पाकिस्तानी हुकूमत और दफ्तर खारजा से ये रिक्वेस्ट है, ये पाकिस्तानी तालिब इल्म है, ये टैलेंट है, और ये कई ऐसे लोग हैं कि जो जिस तरह आदम ने बताया ये नेशनल चैम्पियन है सॉफ्टवेयर के, और इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर में ये वहाँ पर MS करने के लिए गए थे। अब ये तमाम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है, हुकूमत पाकिस्तान से, वजारत खारजा से, ये मामला चीन के साथ टेकअप किया जाए ताकि ये अपनी तालीम को जारी रख सके। एक वक्फे के बाद नाज़रीन फिर वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान में गुज़श्ता कई दिहाइयों से अगर देखा जाए तो 2-3 मसले जो हैं सबसे अहम हैं। सर्दियों में गैस की शार्टेज, गर्मियों में बिजली की शार्टेज, और तवानाई का एक मजमूई बहरान है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि ये बढ़ता जा रहा है, इसमें शिद्दत आती जा रही है। अगर आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 2008 से 2013 के दरमियान की देखा जाए, और उसके बाद जब 2013 में आम इंतखाबात हुए तो पीपल्स पार्टी की शिकस्त की एक वजह तवानाई का बहरान था, और नून लीग की ने उस इलेक्शन में तवानाई को ही सब फोकस करते हुए इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। और फिर जाते हुए नून लीग का ये दावा था कि वो 10,000 मेगावाट सिस्टम में शामिल करके गई है। लेकिन 2018 के इंतखाबात से लेकर अब तक देखा जाए तो तवानाई का, बिजली गैस का बहरान, LNG का बहरान और मुख्तलिफ इसी किस्म के जो बहरान है, सर्कुलर डेट, वो आज भी वहीं खड़े हैं। और इन गर्मियों में भी
आवाम के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और जो दावे किए जा रहे थे कि हमारे पास फालतू बिजली है वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी, और जो ही डिमांड बढ़ती थी तो लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ जाता था और मुख्तलिफ उसकी तावील पेश की जाती रही हैं। इसी पर हम अब बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद मुस्तफ़ा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। इसके साथ हमारे साथ अरशद अब्बासी साहब भी होंगे, वो भी एक्सपर्ट हैं तवानाई के शोबे पे। खालिद साहब, वजह क्या है? आप भी काफ़ी अरसे से इस कवर कर रहे हैं और इस मामले में एक्सपर्ट भी हैं। ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा? नीयतें ठीक नहीं हैं या हमारी पॉलिसियाँ ठीक नहीं हैं? और फिर अवाम को गुमराह किया जाता है कि जनाब पिछली हुकूमतों ने ये किया, उससे पहली हुकूमतों ने ये किया और इन 3 सालों में हमने ये किया, लेकिन नतीजा सामने जब देखा जाता है तो सिफर आता है, बल्कि नेगेटिव में चला जाता है। देखिए, जैसे कि आपने अभी बताया कि पीपल्स पार्टी जो है वो उसकी शिकस्त का जो सबसे बड़ा सबब था वो ये था कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी, तवानाई का क्राइसिस था। तो जो PMLN की गवर्नमेंट आई, मेरे उनके साथ कोई रोमांस नहीं है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उन्होंने वाक़तन इस पे तवज्जो दी और उन्होंने पाकिस्तान की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी उसको बढ़ा दिया 10,000 मेगावाट। अब उसके बाद जो जनरेशन सब साइड थी वो आपके पास पूरी है, ठीक है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रेंट्स थे जो कि उन्होंने अपने दौर में भी मैक्सिमम जो ट्रांसमिट की थी वो तकरीबन 24,500 मेगावाट तक की थी, जो कि पिछले दिनों ने 24,000 मेगावाट कहा जी कि हमने ट्रांसमिट की है, लोगों तक पहुँचाई है, तो ये रिकॉर्ड बीट किया नहीं, उन्होंने भी की थी। लिहाजा इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रेंट्स तो जो थे वो कम करने चाहिए थे, और इनका दावा ये है कि 4,000 मेगावाट हम जो है ना मज़ीद हमने एडिशन किया है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अपग्रेड करके तरसील के हवाले से जी जी कि जनरेशन पावर हाउसेस से लेकर हम एंड कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं, मज़ीद हमने 4,000 मेगावाट का किया। लेकिन इसके बावजूद ये जो गर्मियाँ गुजर रही हैं इसमें बेइंतहा लोड शेडिंग है। ख़ासकर ये जो अभी ईद के दिन हैं, ईद के दिनों में डिमांड इस लिहाज से कम हो जाती है कि नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी इवन वो भी बहुत कम चल रही होती है। लोग ईद की छुट्टियां मना रहे होते हैं, घरों में होते हैं, ज़्यादातर दफातर बंद होते हैं, कमर्शियल सेंटर्स बंद होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहाँ है फॉल्ट? मिस गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस और नाअहली जो है वो रूज सरैया को पहुँच रही है। ये नहीं है कि इनके पास बिजली नहीं है, बिजली इनके पास है। कभी ये कहते हैं कि LNG का क्राइसिस आया, LNG का चलें ठीक है, एंग्रो का टर्मिनल वो शट डाउन करना पड़ा, ज़रूरी था, ड्राई डॉकिंग करनी थी, समझ आई। अब तो ड्राई डॉकिंग नहीं है ना, तो LNG है वो आपके पास है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली क्राइसिस क्यों वर्स्ट से वर्स्ट होता चला जा रहा है? जो हमारी लोकल गैस है वो बहुत ही 50% ख़त्म हो चुकी है। जो आज से 5 साल पहले जो हमारे पास लोकल गैस थी उसका जो वॉल्यूम था 3.8 BCF से लेके 4.2 BCF के दरमियान वेरी करता था। अब वो कम होके 2.1 BCF रह गई है, बहुत ही ज़्यादा कमी हो चुकी है। डिमांड कितनी है आपकी? और डिमांड जो है 6.5 BCF की है। अब हो ये रहा है कि आप तो LNG है 1.2 BCF तक मंगवा सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, जो आपने कैपेसिटी है आपकी, कैपेसिटी है वो ही है। तो 1.2 BCF आप मंगवा सकते हैं 2. तो इसका मतलब है इस वक्त गर्मियों में भी आपके पास गैस की शॉर्टेज है। अब जब सर्दियां आनी हैं तो वो एक अलग कहानी होगी, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस गैस का होगा। अब जो आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस, इसमें ये जो फैसलाबाद वाले जो लोग हैं इन्होंने 36 घंटों तक की लोड शेडिंग बर्दाश्त की है, और ईद के दिन तो वैसे ही गुजर गए उनके, और उनके CEO को वो उन्होंने सस्पेंड भी किया इसी जी, बिल्कुल कर दिया। लेकिन उसके बाद बिजली बहाल हो गई है। इसका मतलब क्या था कि आप डिसीजन मेकिंग ऑन टाइम नहीं करते। आपके पास इन्वेंट्री में अगर ट्रांसफार्मर्स जल जाते हैं या ओवरलोडेड हो जाते हैं तो आपके पास ट्रांसफार्मर्स नहीं हैं। अगर हैं तो फिर क्यों नहीं आप डिसीजन लेते ऑन टाइम? तो ये इश्यूज चल रहे हैं। फिर आपने कौन सी उनको इंस्ट्रक्शंस दी थी कि ईद के दिन आ रहे हैं तो हम टॉलरेट नहीं करेंगे, कि तमाम CEOs को आपने दी थी ये इंस्ट्रक्शंस कि हर सूरत में आपने लोड शेडिंग के हवाले से शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो वो कहाँ पे हैं इंस्ट्रक्शंस जो आपने दी थी? अगर नहीं दी तो ये भी गवर्नमेंट इज़ एट फॉल्ट। तो गवर्नमेंट जो है वो उसको कोई चीज़ जो है वो सुझाई नहीं दे रहा। सर्कुलेट जो है, सर्कुलेट की हालत ये है
कि जो जून 2018 में सर्कुलर था 1.153 था बेसिकली, वो बढ़कर अब 2.4 हो चुका है, 2.5 हो चुका है, हाँ बल्कि उससे भी ज़्यादा हो चुका है बिल्कुल। अब 2.5 ट्रिलियन तो हो चुका है, 2023 तक ये 3.5 ट्रिलियन तक चला जाएगा। खालिद साहब, 6 रुपये पर यूनिट बुनियादी टैरिफ में इजाफा किया है, आपने खुद देखा है, उसके बावजूद आपका सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। सर्कुलर डेट में इन्होंने वो भी किया और ऊपर से ये चाह रहे हैं कि हम IMF को जो इन्होंने अंडरटेकिंग दी हुई है कि हम सरचार्जेस वगैरह जो है वो लगाएंगे, और अब वो सरचार्जेस जो हैं वो कैसे लगाने हैं, वो इन्होंने पार्ट ऑफ द टैरिफ बनाना है, ठीक है, वो टैरिफ के अंदर इम्बेंड कर देंगे। और इन्होंने रीडिफाइन कर दिया सरचार्ज को कैसे रीडिफाइन किया है कि इसको एज ए कास्ट ऑफ सर्विस के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा और इनके नाम तब्दील हो जाएंगे, वो टैरिफ का कंपोनेंट हो जाएगा। अब जो सरचार्ज लग रहा है वो आपके बिल के ऊपर लिखा होता है कि ये RT है, टैरिफ रैशनलाइजेशन सरचार्ज है, एक जो है FC सरचार्ज है, फाइनेंसिंग कॉस्ट है, तो डेट सर्विसिंग, वो जो सरचार्ज लगाएंगे वो एम्बेडेड होगा, टैरिफ के अंदर होगा, वो पता नहीं चलेगा, लेकिन उससे कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस किस्म की हरकत व सकनात कर रहे हैं और कोई इनका विजन नहीं है कि हमने अपने पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स कैसे लेके आनी है और इसके लॉसेस को कैसे कम करना है और रिकवरी को कैसे इम्प्रूव करना है और एफिशिएंसी जो है वो कैसे हमने इंट्रोड्यूस करवानी है। कोई इनके पास रोड मैप नहीं है सिवाय इसके अलावा कि टैरिफ को बढ़ाना है। खालिद साहब, मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आने वाले दिनों में एनर्जी क्राइसिस जो है वो कम होने की बजाय बढ़ता जाएगा। बिल्कुल बढ़ता चला जाएगा, डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन गवर्नमेंट जो है उनके पास जो डिसीजन मेकिंग जो है उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, डेफिसिट है ह्यूमन रिसोर्स का इनके पास वो लगन नहीं है, वो मेहनत नहीं करते, वो अर्करेजी जो रिक्वायर्ड है वो बिल्कुल नहीं करते। नहीं खालिद साहब, पॉलिटिकल कंपल्शन भी हैं। आप देखें 3 साल के दौरान मुझे बताएं, ये जितनी भी आपकी डिस्कोज हैं, किस डिस्को का इन्होंने परमानेंट CEO लगाया है? अब मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ। जो पावर सेक्टर है इसका जो सालाना बिजनेस है ना वो 1.6 ट्रिलियन का है। जी सालाना बिजनेस, रेवेन्यू नहीं, टोटल बिजनेस इसका इतना है। अब ये इस बिजनेस को रेगुलेट करता है नेपरा का चेयरमैन जो है वो मैं समझता हूँ कि इतना इनएफिशिएंट है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो किन चक्रों में रहता है, वो कभी एनर्जी वीक बना रहा होता है, कभी वो करता है कि जी मैं इसमें डिपार्टमेंट्स का इजाफा कर दूं, CSR का डिपार्टमेंट्स उसने उसका इजाफा कर दिया। CSR क्या चीज़ होती है? कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये तो एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन या जो बिज़नेस करते हैं पाकिस्तान में वो ये CSR की एक्टिविटीज़ करते हैं और ये वाहिद रेगुलेटर है जिसने ये काम शुरू कर दिया है। ना SCCP करती है, ना पैमरा करती है, ना ओगरा करती है, लेकिन नेपरा ने अब ये काम शुरू कर दिया। और नेपरा और फिर जब ये भी हमें देखने को मिलता है, जब हम हेयरिंग वगैरह सुनते हैं तो जितने भी टैलेंटेड लोग और एक्सपर्ट्स लोग होते हैं अपनी राय दे रहे होते हैं किसी भी हेयरिंग के दौरान, ये उनको डांट डपट कर रहा होता है, बदतमीज़ी कर रहा होता है। बेसिकली ये बात है कि ये इनएफिशिएंट है, इनकैपेबल है एंड ही इज़ नॉट वेल वर्स्ड विद द पावर सेक्टर। खालिद साहब, एक चीज़ और जो अपने नाजरीन के लिए भी है कि पाकिस्तान में तकरीबन पिछले 3 साल के दौरान तमाम कंपनियां जो यहाँ ऑयल और गैस की एक्सप्लोरेशन में काम कर रही थी पाकिस्तान छोड़ के चली गई हैं। इसकी क्या वजह है? उसकी एक तो वजह ये थी कि इस वक्त कोई गैर मुल्की कंपनी पाकिस्तान में काम नहीं कर रही जो माजी में काम करती थी। यही वजह है कि उसके जिम्मेदार भी साबका हुकूमतें हैं। नहीं, उसके जिम्मेदार साबका हुकूमतें नहीं हैं। आप कह सकते हैं कि कुछ पॉलिसीज़ ऐसी रही हैं, आप जो है उनका वेल हेड प्राइस बढ़ाएं, इंसेंटिवाइज करें और लोगों को आने दें और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर करें अपने मुल्क में। और एनेबलिंग जो एनवायरनमेंट होती है वो गवर्नमेंट का काम होता है, गवर्नमेंट ऑफ द डे का काम होता है। उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है और ना ही उस तरफ तवज्जो है सिवाय LNG LPG की इंपोर्ट के अलावा। बस ये ओमिशन एंड कमीशंस का सिलसिला जारी है और इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो है। और जो एफिशिएंसीज इन्होंने इंट्रोड्यूस करवानी है पावर सेक्टर में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में, उसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही। यही वजह है कि डे बाय डे विद द पासेज ऑफ एवरी मिनट
जो है ये क्राइसिस बढ़ रहा है, कम नहीं हो पा रहा। जी नाज़रीन, आपने सुना खालिद मुस्तफ़ा साहब एक्सपर्ट भी हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान में तवानाई का बहरान कम नहीं हो रहा बल्कि मज़ीद इसमें तेज़ी आ रही है और आए दिन इसमें इजाफा हो रहा है। वक्त के साथ साथ ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा। ख़ासकर गैस सेक्टर में और एनर्जी सेक्टर में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हमें इजाज़त दीजिए अगले हफ्ते तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।